प्रोटैगनिस्ट रिक एडवेंचरर्स की ताकतवर टीम के साथ 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो एफ रैंक एडवेंचरर से ई रैंक में प्रमोट हो सके और उसके लिए वो ई रैंक एडवेंचरर का एग्जाम देने चला जाता है। तब यहाँ एडमिट कार्ड कलेक्ट करते हुए रिक को उसकी पुरानी कोवर्कर एलिसा मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब एलिसा कहती है, जब आपने अपने काम से रिजाइन किया था तब मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, पर सबसे ज्यादा सरप्राइज तो मैं तब हो गई जब मुझे पता चला कि आप भी एक एडवेंचरर बनना चाहते हैं। मुझे पता है कि 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बनना थोड़ा अजीब है। वैसे तो नॉर्मल इंसान अपने यंग एज में ही एफ रैंक एडवेंचरर के लिए अप्लाई कर देते हैं और 2 सालों के अंदर अंदर ई रैंक में प्रमोट हो जाते हैं। ये बात तो आपने सही कही, पर ये सब कुछ छोड़िए, आप ये बताइए कि आप पिछले 2 सालों से क्या कर रहे थे? मैं पिछले 2 सालों से माउंटेन्स पर था और अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और तब हम देखते हैं एक पर्सन दारू पीकर एरिसा को तंग करने लगता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब रिक उस आदमी को पकड़ लेता है और हम देखते हैं वो पर्सन बेहोश हो जाता है। तब रिक को लगता है कि ज्यादा दारू पीने की वजह से उसकी ये हालत हो गई है और तब वो अपने एग्जाम के लिए आगे बढ़ जाता है, पर वो अपने एग्जामी नंबर से ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि वो एक अनलकी नंबर है। तब रैनेट उससे उसका हालचाल पूछती है। तब रिक उसे अंदर की सारी बात बताता है और यहाँ हम देखते हैं जिस पर्सन को रिक ने पकड़ा था उसके स्टील आर्मर के ऊपर रिक के हाथ के निशान पड़ जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो पर्सन एक ए रैंक एडवेंचरर होता है जिसे रिक ने इतनी आसानी से बेहोश कर दिया होता है। और यहाँ रिक एग्जाम देने चला जाता है जहाँ पर वो लोग उसके मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं और उसकी एज को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तब हम देखते हैं पहले टेस्ट में उनके मैजिक को मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उन सभी को उनका मैजिक का रैंक बताया जाता है और तब हम देखते हैं रिक के मैजिक का रैंक सबसे ज्यादा कम आता है जो कि F- होता है। तब सभी लोग ये देखकर उस पर हंसने लगते हैं, पर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जामिने के आने से पहले वो क्रिस्टल टूट जाता है जिससे अभी अभी रिक ने अपना मैजिक मेजर किया था और तब हम देखते हैं अगले टेस्ट में सभी एग्जामिनीज को एक स्लाइम पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए कहा जाता है ताकि वो उनकी पावर को मेजर कर सके। तब रिक को याद आता है कि उससे सीनियर ने भी उससे यही ट्रेनिंग करवाई थी जिसमें उसने गोल्डन स्लाइम बैग के ऊपर ट्रेनिंग की थी और वो गोल्डन स्लाइम असल में ड्रैगन की दांत जितना ताकतवर होता है और उसके सीनियर ने उससे ये ट्रेनिंग इसलिए करवाई होती है ताकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और रिक ने उस गोल्डन स्लाइम को हर एक दिन कम से कम 50,000 टाइम्स पंचेस मारे होते हैं। तब सभी लोग अपनी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने लगते हैं और हम देखते हैं एक नोबल फैमिली का सेकंड सन अपनी पावर को शो ऑफ कर रहा होता है और सभी लोगों ने ये अफवाह सुनी होती है कि वो 11 साल की उम्र में ही एक सी रैंक जितना ताकतवर था और तब वो लड़का अपने फायर मैजिक से उस लाइन पर हमला करता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब रिक सोचता है आखिरकार ये क्या था, क्या ये थर्ड नेचर कंपोस्ट पायरो मैजिक था? पर जो ट्रेनिंग के टाइम मेरे सीनियर ने मुझ पर यूज किया था वो तो इससे बिल्कुल अलग था। मुझे तो लगा था मैं उस टाइम मारा जाऊंगा, पर रुको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने आसपास का ध्यान रखते हुए उस चीज को छोटा कर दिया हो? ये तो सच में बहुत ज्यादा जीनियस है। और तब रिक की बारी आ जाती है। तभी एग्जामिनर कहता है रुको जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुमने अपने एडवेंचरर की जिंदगी 30 साल के होने पर शुरू की है। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम यंग एज से ही अपने माना को ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हारा मैजिक ज्यादा नहीं बढ़ने वाला और इसी वजह से तुम्हारा माना मेजरमेंट का रिजल्ट बहुत ज्यादा बेकार आया है। मैं तो तुम्हें बस एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुम्हें एडवेंचर गिरी अभी छोड़ देनी चाहिए। मैं इसके बारे में पहले ही जानता हूँ, पर मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे पता है कि मेरी एज में एडवेंचर बनना नॉर्मल बात नहीं है, पर ये कोई गलत डिसीजन भी नहीं है। आखिरकार इसमें गलती क्या है? और तब वो ग्रीन स्लाइम बैग को एक जोरदार पंच मारता है जिससे हम देखते हैं उस स्लाइम बैग के साथ साथ उसके सामने वाली दीवार भी टूट जाती है और सभी लोग ये देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब नोबल फैमिली का लड़का सोचता है आखिरकार ये बूढ़ा आदमी है कौन? यहाँ पर तो मैं शो ऑफ करने वाला था पर इसने तो मेरी जगह ले ली है। लगता है अब मुझे डिफेंस मैजिक में कमाल दिखाना होगा क्योंकि वो तो मेरी स्पेशलिटी है। और तब हम यहाँ देखते हैं डिफेंस मैजिक में भी वो बहुत कमाल दिखा रहा होता है। तब वो नोबल फैमिली का सन कहता है मैं तो अभी तक फोर्थ नेचुरल कंपोज मैजिक को रोक भी नहीं सकता और ये तो कितने आराम से खड़ा है। तब आके एग्जामिनर कहता है तुम सच में बहुत कमाल के हो, पर तुम फर्स्ट नेचर
मैजिक यूज कर रहे हो, क्या तुम इससे ठीक रहोगे? क्योंकि इसके बाद मैं तुम पर फिफ्थ नेचर मैजिक यूज करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। तो इसलिए तुम्हें भी अपनी डिफेंस मैजिक को बढ़ाना चाहिए। मुझे माफ कर देना, पर असल में मैं सिर्फ फर्स्ट नेचर मैजिक ही यूज कर पाता हूँ। तुम तो अपने माना को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, मेरे हिसाब से आपके हमले से मुझे कुछ नहीं होने वाला। तब वो एग्जामिनर अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं उसके हमले से वहाँ पर लगा हुआ बैरियर भी टूट जाता है, पर रिक को कुछ नहीं होता। तब एक फर्स्ट रैंक रॉयल नाइट वहाँ पर धमाके की आवाज सुनकर आ जाता है और उस चीज के बारे में पूछने लगता है। तब एक एग्जामिनर उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि रिक एक 32 इयर्स का एडवेंचरर है, जो कि उससे पहले 14 सालों से एक गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट था। और तब वो उस एग्जामिनर से पूछता है कि आखिरकार ये रिसेप्शनिस्ट क्या होता है? क्या ये किस तरह का टाइटल है जो उसे दिया जाता है जो ड्रैगन को हराता है? तब एग्जामिनर इस बात से मना कर देती है। तब यहाँ रिक अपना फाइनल रिटन एग्जाम भी दे देता है। तब यहाँ रेनेट कहती है, तो आपका रिटन एग्जाम कैसा गया? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पूरे 100 में से 100 आने वाले हैं, क्योंकि मैं 14 सालों से गिल्ड में ही तो काम कर रहा था। पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता पहले राउंड की है, क्योंकि मेरे मोना का रैंक F- आया है। तो फिर फिजिकल एग्जाम कैसा गया? मेरे हिसाब से तो वो अच्छा ही गया है। तुम चिंता मत करो, तुमने 2 साल में बहुत सारी ग्रोथ की है, तो इसलिए सब कुछ ठीक ही होगा। तब वो नोबल फैमिली का बेटा फ्रीड वहाँ आ जाता है और रिक को बुलाने लगता है। तो रिक कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो? तो चलो आओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे इतना भी छोटा मत समझो, और तुमने यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ दिया है। इस एग्जाम में मुझे शो ऑफ करना था, पर तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा फेमस हो गए। तो रिक इसके लिए माफी मांगने लगता है, पर तब फ्रीड की बड़ी बहन एंजेलिका वहाँ आ जाती है और फ्रीड उसे बताता है कि रिक उसे बुली कर रहा है और रिक को 40 साल का बूढ़ा कहता है, जिससे रिक को गुस्सा आ जाता है और तब वो लोग इसी चीज को लेकर बहस करने लगते हैं। तब एंजेलिका अपना ग्लव फेंककर रिक को मुकाबले के लिए चैलेंज करती है और तब रिक उसके ग्लव को उठाकर उसे गंदा करने से मना करता है, पर अनजाने में वो उसके डुअल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और तब वो लोग मुकाबला करने के लिए लड़ाई के मैदान में चले जाते हैं। तब एंजेलिका कहती है, मैं सेकंड क्लास रॉयल नाइट अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगी। फिलियम किंगडम में जीतने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से लूजर से कोई भी काम करवा सकता है, तो इसलिए अगर तुम हार जाओगे तो तुम पूरी जिंदगी के लिए मेरे नौकर बन के रह जाओगे। रेनेट, इसने कहा कि ये सेकंड क्लास रॉयल नाइट है, आखिरकार इसका मतलब क्या है? फिलियन किंगडम में रॉयल नाइट शांति बनाए रखते हैं, और अगर ये सेकंड क्लास रॉयल नाइट है तो इसका मतलब ये बी रैंक जितनी ताकतवर होगी, तो इससे लड़ते टाइम जरा अपनी ताकतों को कंट्रोल में रखना। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये तो अकेले ही हाई रैंक मॉन्स्टर को हरा सकती है। आखिरकार मैं इसके सामने कैसे टिक पाऊंगा? क्या मैं यहाँ से जिंदा भी बच पाऊंगा? अगर ऐसी बात है तो अपने 2 साल की ट्रेनिंग को याद करो। और तब रिक जैसे ही उन 2 सालों की ट्रेनिंग को याद करता है, वैसे हम देखते हैं उसका मन खराब हो जाता है और वो उल्टी कर देता है। अब तुम्हारी नर्वसनेस दूर हो गई है, तो इसलिए अब खुद पर थोड़ा भरोसा रखो, क्योंकि तुम उस टीम के मेंबर हो जो कि इस कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर टीम है, और उस टीम का नाम द ओरी कैल्कम फिस्ट है। तो ये सुनते ही रिक के अंदर हौसला आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब एंजेलिका कहती है, तुम एक एफ रैंकर हो, तो इसलिए मैं इतना ध्यान रखूंगी कि मैं तुम्हें कहीं मार ना दूं। और वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर रिक पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं इस बार उसने बस रिक को एक झलक दिखाई होती है और कहती है, इस टाइम मैं सबसे स्लो भागी हूँ, पर मुझे लगता है ये तुम्हारी जैसे एफ रैंकर के लिए बहुत फास्ट होगा। तुम तो इतने ज्यादा शॉक लग रहे हो कि तुम कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। तब फ्रीड हंसते हुए कहता है, तुम मेरी बहन के सामने नहीं टिक सकते बूढ़े आदमी, क्योंकि इससे सभी लोग लाइट स्पीड एंजेलिका कहते हैं। और तब एंजेलिका फिर से अपनी स्पीड को यूज करके रिक पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं उसे एंजेलिका की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो लग रही होती है और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। और तब वो एंजेलिका के वार से बच जाता है, जिससे एंजेलिका बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ही फर्स्ट क्लास रॉयल नाइट्स ऐसे हैं
जो कि इस स्पीड में मेरे साथ मुकाबला कर सकते हैं। और तब वो फिर से रिक पर हमला कर देती है। तो रिक सोचता है कि ये सच में एक सेकंड क्लास रॉयल नाइट है। कहीं ये रॉयल नाइट में नेपोटिज्म की वजह से एंटर तो नहीं हुई है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। पर ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी एंजेलिका एक रॉक से टकराकर गोल गोल घूमने लगती है, जिससे रिक को लगता है कि वो उसकी कोई न्यू टेक्निक है और वो उससे बड़ी मुश्किल से बच पाता है। तो रिक सोचता है मैं तो इसके हमले को समझ भी नहीं पा रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। मैं तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। हमारी एबिलिटीज में सच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तब एंजेलिका सोचती है मैं गलती से गिर गई थी, पर मैं इसे बेवकूफ बना सकती हूँ। तो तुम मेरे उस अटैक से बच ही गए। तो अब लगता है मुझे तुम पर और स्पीड से हमला करना ही होगा। अब जो टेक्निक मैं यूज करने जा रही हूँ उससे मैं बहुत ज्यादा तेज हो जाऊंगी, पर मैं उसे बस 3 ही बार यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी उस टेक्निक को और ज्यादा नहीं झेल पाएगी। और तब वो और भी तेजी से रिक पर हमला करने लगती है, पर रिक को वो स्पीड भी बहुत स्लो लगती है और वो उससे बच जाता है। पर एंजेलिका अभी भी हार नहीं मान रही होती और दोबारा से उस पर हमला कर देती है। तब रिक सोचता है मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होने वाली। तब एंजेलिका आखिरी बार अपनी हाई स्पीड को यूज करती है, पर पत्थर के साथ टकराकर वो फिर से नीचे गिर जाती है। तब रिक को लगता है कि वो नीचे से हमला कर रही है और तब वो उस पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और हम देखते हैं एंजेलिका उसके मुक्के से बच जाती है और जिस जगह पर रिक ने मुक्का मारा होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। तब एंजेलिका सोचती है अगर मैं गिरी ना होती और अगर मुझे ये पंच लग जाता तो मैं अब तक खत्म हो चुकी होती। आखिरकार तुम हो कौन? मैं तो बस गिल्ड का एक पुराना रिसेप्शनिस्ट हूँ और 2 साल पहले ही मैंने एफ रैंक के तौर पर एडवेंचर को शुरू किया है। ये पक्का झूठ है। मानना पड़ेगा, एक सेकंड क्लास रॉयल नाइट सच में कमाल के होते हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर लड़ नहीं पाता, पर मैं इस लड़ाई से तुमसे बहुत कुछ सीख कर रहूंगा। तो चलो फिर अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तब एंजेलिका सरेंडर कर देती है और कहती है मैं इस बार तुम्हें जीतने दे रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे फास्ट अटैक से बच पाए हो, तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर आखिरकार उस प्रॉमिस का क्या हुआ? तुमने कहा था ना कि जो हारेगा वो जीतने वाले का जिंदगी भर का सर्वेंट बन जाएगा। और तब हम देखते हैं एंजेलिका इस बात का कोई भी जवाब दिए बिना ही वहाँ से भाग जाती है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या मेरा इस तरह जीतना सही रहेगा? तो रैनित कहती है तुम्हारे अपोनेंट ने तुम्हें एक्नॉलेज किया है, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम लग रही है? मुझे इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है। अभी इसे छोड़ो, चलो हम तुम्हारे फर्स्ट राउंड के एग्जाम रिजल्ट देखते हैं। और हाँ, मास्टर ब्रॉडसन और बाकी सभी लोग भी बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। पर आखिरकार ऐसा क्यों है? आखिरकार वो यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं? वो तो बस ये देखने आ रहे हैं कि तुमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। इससे तो कोई भी चीज अच्छी नहीं होने वाली। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म।